हेलो एवरीवन, दिस इज़ वीरेंद्र कुमार तिवारी। हमने पिछले लेक्चर्स में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ लिए थे और उसमें जो भी टर्म्स थे इंपॉर्टेंट वाले वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में नॉर्मली बहुत ही ईजी वाले हैं, नॉर्मल वन वर्ड वाले डेफिनेशन वाले टर्म्स हैं। शायद आप इनमें से बहुत सारे टर्म्स को जानते भी होंगे, आपको पता भी होगा, आप डेली लाइफ में यूज़ भी करते हुए इन सारे टर्म्स को। बट फिर भी मैं सोचा डिस्कस कर लेते हैं एक बार, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट्स वाई। तो स्टार्ट करते हैं, परचेजेस से स्टार्ट करते हैं। परचेजेस क्या हो जाता है हमारे? परचेजेस मतलब होते हैं खरीदना। जो भी चीज़ें हम खरीद रहे हैं बिजनेस में उसको कहते हैं परचेज। ठीक है, पेमेंट की, हमने कुछ गुड्स खरीदे उसको कहते हैं परचेज। और परचेज में सिर्फ क्या होता है, हम गुड्स परचेज करते हैं। क्यों गुड्स परचेज करते हैं? क्योंकि हम इसे रीसेल करते हैं। ठीक है, एसेट परचेज नहीं करते हम। ठीक है, एसेट एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है हमारे बिजनेस के लिए, बट गुड्स रीसेल करने के लिए करते हैं। तो रीसेल अगर हम कर रहे हैं किसी चीज़ की तो वो गुड्स हो गया, और गुड्स है तो परचेज हो रहा है। ठीक है, ये हो गया परचेज। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है? अब मान लो मैंने ये गुड्स खरीदा, अभी मान लो इस गुड्स की वैल्यू थी, मान लो इस गुड की वैल्यू है 10,000 रुपीज़, लेट्स से 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब इस 10,000 रुपये में से मैंने परचेज रिटर्न कर दिया, मतलब जो मैंने खरीदा 10,000 रुपये का उसमें से कुछ अमाउंट का प्रोडक्ट मैंने या फिर कुछ अमाउंट का गुड्स मैंने रिटर्न कर दिया। ठीक है, वापस भेज दिया। मान लो मैंने 5,000 के गुड्स वापस भेज दिए, बोला मुझे यार अभी इसका क्या कहते हैं ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकता है उसके पीछे, और मैंने वो गुड्स वापस कर दिए। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। अब रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड भी परचेज रिटर्न ही होता है, लेकिन रिटर्न आउटवर्ड कैसे समझेंगे हम लोग, इसको आपको इजी हो याद करने के लिए। रिटर्न आउटवर्ड मतलब मैं हूँ बिजनेसमैन या फिर ओनर, मैंने यहाँ पर एक परचेज किया, 10,000 रुपये का गुड्स परचेज किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने परचेज किया, ये कौन है? सेलर है। ठीक है, ये सेलर हो गया। ठीक है, मान लो इसने सेल किया और मैंने ये परचेज किया गुड्स 10,000 रुपये का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिटर्न कर रहा हूँ। कितने के गुड्स? 5,000 रुपये के गुड्स मैंने रिटर्न कर दिए, इसको रिटर्न कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास से बाहर जा रहा है। तो मतलब रिटर्न तो हम कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न कौन सा कर रहे हैं? आउटवर्ड कर रहे हैं, मतलब अपने से दूर भेज रहे हैं, मतलब रिटर्न आउटवर्ड। इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं। रिटर्न आउटवर्ड क्या है? अब नेक्स्ट इज सेल्स। सेल्स भी क्या है? अब हम कुछ खरीद रहे हैं तो कुछ बेच भी रहे हैं, बिजनेस तभी चलेगा। कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं। खरीदते क्या हम बिजनेस में? रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, और भी कुछ सर्विसेज खरीद के फिर आगे सर्विस, अगर हम सर्विस बेच रहे हैं, हमारा काम है तो सर्विस बेच रहे होते हैं, या फिर किसी सॉफ्टवेयर की सर्विस खरीद के या फिर आगे हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि परचेज क्या, किस चीज़ का कर रहे हैं, और हम सेल क्या होता है। सेल बेसिकली क्या होता है? बेचना। क्या होता है? बेचना, सेल कर देना। इसमें भी क्या होता है? गुड्स को ही बेचते हैं हम। ठीक है, गुड्स को बेचते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है? रीसेल का होता है। गुड्स को हम रीसेल करते हैं, इसलिए हम गुड्स को ही बेचते हैं और गुड्स को ही खरीदते हैं। ठीक है, अब गुड्स को हम बेच रहे हैं, लेट्स से 10,000 रुपये के गुड्स हमने बेच दिए। ठीक है, 10,000 के गुड्स बेच दिए, बट उसमें से जिस तरह हमने परचेज करके वापस कर दिया था, इस टाइप अब हम सेलर हैं, यहाँ पे परचेज वाला बंदा कोई और है, उसने परचेज किया। अब उसने क्या किया? 5,000 रुपये के गुड्स हमें रिटर्न कर दिए। अब जो ये सेल किए हुए वापस आ रहे हैं हमारे पास, आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या हो गया आपका? बेचा हुआ चीज वापस आ गया। और इसी को हम क्या कहते हैं? रिटर्न इनवर्ड। यहाँ पे क्या था? आउटवर्ड था, यहाँ पे क्या है? इनवर्ड। आउटवर्ड मतलब हमने खरीदा और माल उसको वापस भेज दिया अपने पास, पहले अब खुद के पास लेके आए खरीद के, फिर उसको हमने अपने पास से दूर भेज दिया, मतलब आउटवर्ड कर दिया, अपने फर्म से बाहर भेज दिया। तो वो क्या हो गया? एक तरीके से आउटवर्ड हो गया। इनवर्ड क्या हो गया? इनवर्ड इन अ सेंस कि हमने पहले सेल किया, अब सेल करने के बाद उसने बोला कि नहीं इसमें ऐसी प्रॉब्लम है, या फिर मेरे को अभी इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना ज़्यादा स्टफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप इतना मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ, आपने जो सेल किया है। तो 5,000 रुपये का रिटर्न आ गया। तो वो क्या है? वापस हमारे पास ही आ रहा है, विद इन द फर्म आ रहा है। ठीक है, फर्म के अंदर वापस आ गया, तो क्या हो रहा है? इनवर्ड आ रहा है। तो इनवर्ड और आउटवर्ड में आई थिंक आप समझ गए होंगे, मतलब ये परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है और सेल रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, आगे आप ये वर्ड यूज भी करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको सोचा बता दूं। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल एक तरीके से डॉक्यूमेंट कह सकते हो आप, डॉक्यूमेंट होता है। इसमें क्या होता है बेसिकली? अब मान लो मैं गया और मैंने क्या कहते हैं कोई मान लो मैं गया और मैंने एक बंदे को बोला कि हाँ आप क्या कहते हैं
मेरे गुड्स आप परचेज कर रहे हो, ठीक है कर लो, लेकिन मैं आपको एक बिल इशू कर दूंगा। क्या कर दूंगा? बिल इशू कर दूंगा। लेट्स से इसने 10,000 के प्रोडक्ट खरीदे, 10,000 के गुड्स खरीदे, तो मैंने इसको 10,000 का एक बिल रिसीवेबल इशू कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, हमारे पास पैसे आते हैं, तो जब पैसे आते हैं तो हम उसके लिए क्या इशू करते हैं? बिल रिसीवेबल इशू करते हैं। बिल रिसीवेबल से क्या होता है? हमें पैसे मिलते हैं। अब बिल रिसीवेबल एक तरीके से हम डेटर भी कह सकते हैं कि डेटर भी हो सकता है, लेकिन हम इसको डेटर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे डेटर? शायद आप डेटर पढ़े हैं, मेरे पहले लेक्चर में आप देखेंगे। डेटर मैंने बताया आपको क्या होता है। डेटर वो होता है जिससे हमें पैसे मिलने वाले होते हैं। बिल रिसीवेबल भी वही होता है कि हमने इसको सेल किया है, हमें भी इससे पैसे मिलने वाले हैं, बट ये इससे डिफरेंट है। ये एक तरीके से नॉर्मली हमें मतलब एक वर्बली फॉर्म में बोलता है कि हाँ ठीक है मैं पैसे दे दूंगा, आई विल पे यू इन फ्यूचर, और यू कैन से आफ्टर 3 months। बट बिल रिसीवेबल में एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है जो भी वो बोलता है। एक तरीके से वर्बली बोलता है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर्म में बोलता है कि यस आई विल पे यू आफ्टर 3 months। ठीक है, अब मान लो मेरे पास बिल रिसीवेबल है, तो मैं इस बिल को ले जाकर के बैंक में भी अगर डिपॉजिट कर दूंगा ना, तो बैंक सीधा इस बंदे से पैसा कलेक्ट करेगी। किससे? जिसको मैंने माल बेचा है, जिसको मैंने अपना गुड्स बेच दिया है। एक तरीके से ये डॉक्यूमेंट हो गया, जिसके विद द हेल्प ऑफ दैट डॉक्यूमेंट हम आगे भी पैसा उठा सकते हैं बैंक से। तो ये एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में हो गया। डेटर और बिल रिसीवेबल में ये डिफरेंस होता है। तो डेटर कभी भी बिल्स रिसीवेबल नहीं होते और बिल्स रिसीवेबल कभी डेटर्स नहीं होते। ठीक है, अब आते हैं हम बिल्स पेबल पे। बिल्स पेबल क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा होता है। अब यहाँ पे हमने सेल किया, अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। अब हमने परचेज कर लिया। परचेज जब कर रहे हैं हम, तो अब अगर हमने परचेज कर लिया, हमने बोला ठीक है भाई हम तुम्हारे क्रेडिटर तो बनेंगे, लेकिन अब हमें एक बिल्स पेबल का एक बिल इशू कर दो। ठीक है, बिल पेबल हमारे जो वहाँ पे बिल इशू होगा वो क्या होगा? बिल पेबल होगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अब हमें पैसे देने हैं। अब यहाँ पर तुम बोलोगे क्रेडिटर क्यों नहीं हुए? हम क्रेडिटर क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमने वर्बली फॉर्म में नहीं बोला, इसने हमें एक बिल इशू किया जो कि ऑथेंटिक है, और उसको हमें विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम जो भी हमने उससे एक तरीके से कमिटमेंट की है, उसी पीरियड में हमें वापस उसको रीपे बैक करना है अमाउंट जो भी हमने उससे लिया है। ठीक है, जो भी हमने उससे गुड्स परचेज किए हैं। ठीक है, तो उसके लिए होता है बिल्स पेबल। और इस बिल पेबल पे हम क्या कहते हैं? ये बिल पेबल, अगर उसने जो भी बिल हमारे लिए इशू किया है उसके लिए वो बिल रिसीवेबल होगा, ये हमारे लिए बिल पेबल है। अगर उसने वो बिल रिसीवेबल जाके बैंक में डिपॉजिट करके पैसा ले लिया है, तो ये बिल्स पेबल जो है, बिल इसका जो बिल है वो बैंक के पास आ गया। अब बिल हमसे पैसा मांगेगी। बैंक क्या करेगी? पैसा हमसे मांगेगी कि आपके खिलाफ इतना अमाउंट का बिल रिसीवेबल है और आपका बिल पेबल इसका ऑब्वियसली अवेलेबल होगा, आप इतना अमाउंट हमें पे कर दीजिए। लेट्स से 10,000 रुपये की परचेज थी और 10,000 के परचेज पे मेरे को बिल्स पेबल देना था। एक तरीके से बिल्स पेबल मेरे को इशू किया गया था और 10,000 मुझे पे करना था। तो 10,000 रुपये अगर मुझे पे करना है, तो उसने उस अमाउंट का बैंक से जाके पैसा ले चुका है, तो अब ये 10,000 रुपये हम किसको पे करेंगे? सीधा बैंक को, या तो फिर हम इसको पे कर देंगे, ये जाके बैंक को पे कर देगा। कोई भी पे कर सकता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हम बैंक को ही पे करते हैं। इसमें ये बिल्स का ये एक तरीके से रूल होता है। क्रेडिटर कभी नहीं होते बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में मतलब क्रेडिटर्स नहीं आते, और बिल्स रिसीवेबल में डेटर्स कभी नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल। ये बहुत ही मतलब नॉर्मल टॉपिक है जो मैंने अभी आपको डिस्कस किए। अगर बिल रिसीवेबल और डेटर्स ऐड कर दो तो क्या बन जाता है? ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, बिल रिसीवेबल को क्या किया हमने? ऐड कर दिया किसमें? डेटर्स में। तो क्या बन गया हमारा? ट्रेड रिसीवेबल। जो वर्बली बोल रहे हो, जो एक तरीके से फिजिकल फॉर्म में एक हमें डॉक्यूमेंट मिल रहा है, अगर उसको हम ऐड कर देते हैं तो क्या होता है? हमारे ट्रेड रिसीवेबल। जो भी हमने ट्रेड किया है, जो भी हमने माल बेचा है, जो भी गुड्स बेचा है, वो उसकी जो कीमत होती है जो हमने ट्रेड किया है, वो एक तरीके या बिल की फॉर्म में अमाउंट रिसीव हो या फिर डेटर्स की फॉर्म में अमाउंट रिसीव हो, वो क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल। इसी तरह ट्रेड पेबल क्या होता है? ट्रेड पेबल वो होता है जब अब हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया या फिर गुड्स परचेज किए हैं, उसके खिलाफ हमें या तो बिल्स में कोई पेमेंट करनी हो, बिल्स के अगेंस्ट कोई पेमेंट करनी हो, या फिर किसी क्रेडिटर्स को पेमेंट, या फिर किसी के लिए हम क्या कहते हैं, हम हमारा कोई क्रेडिटर हो, हम अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो, तो वो दोनों अगर हम प्लस करते हैं तो क्या बनता है हमारा? ये बिल ट्रेड पेबल्स। ठीक है, आई होप आप ये सारे 4 टर्म्स समझ गए होंगे। इंटरलिंक्ड है, इसलिए मैंने जो भी टर्म्स उठाए हैं वो आपस में एक दूसरे कनेक्टेड है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इन सारी चीज़ों को। आई होप अब ये सारे टर्म्स पढ़े भी होंगे, बट इनसे इंटर कनेक्शन बनाना आपको शायद नहीं पता होगा। तो ये बेसिक से फंडेज हैं, आपको समझना बहुत जरूरी है, ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? मैंने आपको एसेट पढ़ाया था। एसेट में एक था टर्म फिक्स्ड एसेट। क्या था? फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट में क्या होता है? फिक्स्ड एसेट एक तरीके से
मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, लेट्स से एक बिल्डिंग है, अब ये बिल्डिंग है मेरे पास। अब इस बिल्डिंग का मान लो मैंने इसको खरीदा 10 लाख रुपए का, ठीक है। 2 साल बाद मैं देख रहा हूँ, आफ्टर 2 ईयर्स इसका अमाउंट हो गया 8 लाख रुपए। फिर 2 साल बाद और मैं देख रहा हूँ, इसका अमाउंट हो गया 6 लाख रुपए। तो ये जो अमाउंट कम हो रहा है, धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। अगर फिक्स एसेट की वैल्यू धीरे धीरे नीचे आए, वो होती है डेप्रिसिएशन। अगर यही वैल्यू ऊपर जाए तो ये क्या हो जाएगा? एप्रिसिएशन। क्या हो जाएगा? एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर है, हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है, बट अभी आप टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए कि डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन भी हो गया आपका और एप्रिसिएशन भी हो गया, ठीक है। एप्रिसिएशन भी हो गया। अब बैड डेट क्या होता है? अब जैसे आपको पता है डेटर क्या होते हैं। डेटर कौन होते हैं? जिससे हमें पैसे मिलने वाले होते हैं, जिसे हमने प्रोडक्ट या फिर गुड्स बेचे हैं, अब वो हमें वापस हमारे प्रोडक्ट और सेल किए हुए प्रोडक्ट का या फिर गुड्स का पैसे हमें पे करेंगे, रीपेमेंट करेंगे। कब? जब भी उन्होंने एक टाइम पीरियड सेट किया हुआ है, जैसे 3 मंथ का बोला है, 3 मंथ में पेमेंट करेंगे, तो वो करेंगे, सीधी सी बात है। तो वो डेटर जो है हमारे, अगर उन्होंने 3 मंथ में पेमेंट नहीं किया और हमें लगता है कि वो करने वाले भी नहीं है फ्यूचर में, लगता है कि तो भाई वो गया, उसके बस की नहीं पेमेंट करना, वो दे ही नहीं पाएगा, वो दे सकता ही नहीं है। अगर हमें ये विश्वास हो जाए, तो अगर हमें लगता है कि हाँ वो नहीं दे पाएगा, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? प्रोविजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोविजन ऑफ बैड डेट क्रिएट करते हैं। ये एक अकाउंट क्रिएट करते हैं उस बैड डेट के लिए, क्योंकि डेट कौन है? डेटर है हमारा। और बैड कौन है? जिससे हमें पैसा नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो बैड डेट कौन है? जो पैसा डूब गया हो। मान लो पैसा आने वाला था, पैसा नहीं मिलने वाला, डूब गया, मतलब बैड डेट, ठीक है। ये सारे कुछ 10 टर्मिनोलॉजी थे, मैंने आपको बताया। आगे और टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो टर्म है हमारा अकाउंट है, ठीक है। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट बेसिकली एक टी शेप का एक फिगर होता है, जैसे कि मैंने ये लिख लिया, टी शेप हो गया, ठीक है। अब मैंने इस साइड क्या लिख लिया? डेबिट। इस साइड लिख लिया मैंने क्रेडिट, ठीक है। मैं आपके लिए पूरा लिख लेता हूँ, क्रेडिट, डेबिट, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट लिख लिया। अब हमेशा क्या होता है, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो हमेशा डेबिट होता है, और राइट हैंड साइड क्या होता है हमारा? क्रेडिट होता है। अब ये क्या है? एक टी शेप अकाउंट है। टी शेप एक तरीके का डायग्राम है, इस पर हम सारी अपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। चाहे वो डेबिट की हो या फिर क्रेडिट की हो। मैंने आपको बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम दोनों ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारी डबल एंट्री सिस्टम होती है। और उसमें क्या होता है? डेबिट होता है कुछ, तो कुछ क्रेडिट होता है, ठीक है। या फिर पैसा आ रहा है तो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, आप पैसा आपके पास से जा रहा है, ठीक है, और आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, या फिर आपके पैसा आ रहा है तो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो या फिर गुड्स बेच रहे हो, ठीक है। तो वही एक तरीके से ये एक्सप्लेन करता है, और उसी का हम यहाँ पर रिकॉर्ड रखते हैं, किसमें? अकाउंट्स में। डिफरेंट लेजर बना के, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और P&L अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करके, वो सारी स्टेटमेंट जो बनती है हमारी टी शेप में ही बनती है। एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है, ठीक है। ये होता है हमारा कुछ अकाउंट, जो एक समराइज डेटा रखे, एक समराइज, एक तरीके से समराइज एक्सप्लेन करे सब कुछ जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स किए हैं इन द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। वो होता है हमारा अकाउंट। नेक्स्ट इज इनकम। इनकम वर्ड से थोड़ा साउंड हो रहा होगा। इनकम क्या है? इनकम एक तरीके से जो भी फाइनेंशियल ईयर में कमाया है कंपनी ने, या फिर मान लो कह सकते हैं कैपिटल, अगर मान लो कंपनी ने लगाया है, कैपिटल इन्वेस्ट किया 10 लाख, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मान लो 2012 में कंपनी शुरू हुई, ठीक है। 1 अप्रैल 2012 को शुरू हुई, 1 अप्रैल 2012 को कंपनी हमने स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब 31 मार्च 2013 को क्या होगा? हम इसका एक तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालेंगे और उसमें देखेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो भी आएगा वो होगा हमारा इनकम। कैसे होगा? अगर इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है चेक करने का, इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। बताया था मैंने रेवेन्यू क्या होता है, जो भी फाइनेंशियल ईयर में अर्न कर रहे हैं, और एक्सपेंसेस क्या है? जो भी खर्चा कर रहे हैं, लाइक जो भी कॉस्ट हो रही है, जो भी लागत लग रही है हमारी, वो खर्चा है, चाहे किसी तरीके से वो एक्सपेंसेस हो। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस क्या हो गई? आपकी इनकम, ठीक है। इनकम अगर हम निकाल रहे हैं और ये इनकम कैपिटल से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सेस कर रहा है अमाउंट, तो ऑब्वियस सी बात है हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनकम। अब यहीं पर एक आपका टर्म है प्रॉफिट, इसको जान लेते हैं। इनकम भी एक तरीके से हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए है, और प्रॉफिट भी एक तरीके से हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमारे कैपिटल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। कैपिटल इंक्रीज हो रहा है किसी न किसी वे में। तो प्रॉफिट क्या है?
प्रॉफिट वो है जो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कमाई जाए। क्या? जो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कमाई जाए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? जैसे कि हम मान लो एक बंदा है राम, ठीक है, उसका बिजनेस है, राम एक बंदा है, उसका बिजनेस है, वो क्या करता है? कंप्यूटर बेचता है। क्या करता है? कंप्यूटर बेचता है। उसका काम क्या है? कंप्यूटर बेचना। तो जो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जो मेन एक्टिविटी है उसका क्या है? कंप्यूटर बेचना। तो वो उसका क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और इसी से जो भी वो अर्निंग करेगा वो उसकी क्या होगी? प्रॉफिट। कैसे होगी? एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे रेवेन्यू में से, उसमें से भी तो प्रॉफिट निकल जाएगा हमारा। जो भी हमने खर्चे किए हैं, कॉस्ट निकाल के उसमें सारी जो भी हम प्रॉफिट कमाएंगे वो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होनी चाहिए, वो क्या होगा? प्रॉफिट। इनकम में क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो होती है आपकी, प्लस में आपकी जैसे मान लो सेल्स हो गया, सेल्स प्रमोशन वगैरह से जो भी आपकी होती है, एडवर्टाइजमेंट होती है, या फिर और भी डिफरेंट टेक्निक से आप जो इंक्रीज करते हो प्रॉफिट, उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू। रेवेन्यू एक तरीके से ब्रॉड टर्म है, और प्रॉफिट एक रेवेन्यू का पार्ट है बेसिकली। रेवेन्यू का पार्ट है प्रॉफिट बेसिकली। प्रॉफिट एक तरीके से आपका सिर्फ ऑपरेटिंग में डील करता है, लेकिन रेवेन्यू आपके पूरे बिजनेस में डील करता है। बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, उससे जितने भी फायदे हो रहे हैं, वो रेवेन्यू हो जाता है हमारा, ठीक है। बट प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है हमारी, जिस भी प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं या गुड्स को सेल कर रहे हैं, उससे जो प्रॉफिट होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट, ठीक है। आई होप आप रेवेन्यू और प्रॉफिट और इनकम में डिफरेंस समझ गए होंगे, और इनकम और प्रॉफिट क्या होता है ये भी समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? एक्सपेंसेस माइनस नहीं करते, जैसे यहाँ पे माइनस कर दिया एक्सपेंसेस, ठीक है। इसमें जो भी बेसिकली हमने सेल किया, और इसमें से सेल में से जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ऐसे आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा बेसिकली होता है जैसे कि आपने सेल किया 500 रुपये का, ठीक है। एक गुड्स को आपने बेच दिया कितने का? 500 रुपये का। लेकिन इस गुड्स को बनाने की कीमत कितनी लगी? जो भी टोटल कॉस्ट आई है वो आई है 300 रुपीज़। अब इसको हमने माइनस कर दिया 300 से, कितना प्रॉफिट हो गया हमारा? 200 रुपये। तो ये क्या है आपका? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। सिर्फ हमने क्या किया? कॉस्ट माइनस किया है। क्या किया है? कॉस्ट माइनस। इसमें से हमने एक्सपेंसेस माइनस नहीं किया। क्या नहीं किए? एक्सपेंसेस माइनस नहीं किए। सिर्फ जो भी हमने इसमें कॉस्ट लगाई थी, क्या लगाई थी? जो भी हमारी कॉस्ट थी, जो भी इसको मैन्युफैक्चरिंग करने की कॉस्ट थी, वो हमने माइनस कर दिए, तो हमारा क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट हमारा क्या होता है? नेट प्रॉफिट होता है अगर इसमें से हम एक्सपेंसेस भी माइनस कर दें सारे, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा, मान लो हमारे एक्सपेंसेस है 100 रुपये, तो जो भी हमारा 100 रुपये बचा, तो ये हमारा क्या है? नेट प्रॉफिट। क्या है हमारा नेट प्रॉफिट? 100 रुपीज़, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या है आप समझ गए। इन केस अगर ये वैल्यू मान लो 500 की जगह पर ये 400 ही होता, गुड्स की वैल्यू 400, ठीक है, गुड्स की वैल्यू 400, मैं सही से लिख देता हूँ, गुड्स की वैल्यू 400, एक गुड की वैल्यू 400, उसको हमने उसमें कॉस्ट लग गई 300, ठीक है। अब उसमें क्या कहते हैं? प्रॉफिट हुआ हमें, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 200 रुपये का, लेकिन जो उस पर एक्सपेंसेस लगा दिए हमने 150 का लगा दिया। कितने का लगा दिया? 150 के एक्सपेंसेस हो गए। तो 150 एक्सपेंसेस हो गए, तो कितना बचा यहाँ पर? -50। क्यों? क्योंकि एक तरीके से आपका नेट लॉस हो गया कितने का? 50 रुपीज़ का। एक्सपेंसेस इंक्रीज कर गया। जब भी आपके प्रॉफिट से एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाता है तो क्या आ जाता है? नेट लॉस। आई होप आप ग्रॉस प्रॉफिट, नेट लॉस के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लॉस। लॉस क्या होता है? जैसे इनकम में क्या था हमारा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, उसी तरह लॉस में क्या होता है? एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। इसमें क्या है? एक्सपेंसेस जो है ज़्यादा होगा, लेट्स से एक्सपेंसेस 500 और रेवेन्यू क्या है? 400। कमाई 100 रुपये लेकिन खर्चा 500 रुपये, तो क्या हो गया? लॉस हो गया सीधे सीधे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉस। इन्वेंट्री और स्टॉक क्या होता है? इन्वेंट्री बेसिकली होती है जो भी आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, जो आप बेच रहे हो, वो आपका इन्वेंट्री है, ठीक है। अब उस इन्वेंट्री में बेसिकली देखा जाए तो रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स जो भी आपके हैं, वो सारे आपके एक तरीके से स्टॉक है। पर्टिकुलर स्टॉक की वैल्यू है आपके विद इन फाइनेंशियल ईयर जो भी आपके पास रखा हुआ है। अब ये आपके इन्वेंट्री और स्टॉक होते हैं। बट स्टॉक हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा होता है ओपनिंग
स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग और ओपनिंग। अब मान लो मैंने आपको बताया था कि जब मैं एक फाइनेंशियल ईयर मेरा होता है वो कब से होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल को शुरू किया, 31 मार्च को खत्म हुआ। हमारा क्या है, ये एक तरीके से एक फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। अब इस फाइनेंशियल में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उसमें क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। तो उसमें जब हम यहाँ पे मान लो इससे पहले भी एक फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल, तो ये अब इस वाले का फाइनेंशियल ईयर ये क्या होगा, 31 मार्च हो जाएगा, क्योंकि इसका ईयर यहाँ पे खत्म हो रहा है और इसका यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये हो गया हमारा 2012, ये 2011 का ही होगा, ऑब्वियस है। तो ये 2012 में ही शुरू होगा और ये होगा 2013। 1 अप्रैल 2011 को स्टार्ट किया, 31 मार्च 2012 को खत्म हुआ। 1 अप्रैल 2012 को शुरू किया और 31 मार्च 2013 को खत्म हुआ। ये पहला फाइनेंशियल ईयर है, ये दूसरा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट, क्या इन्वेस्ट कर दिया हमने, यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया, कैपिटल लगा दिया अपनी, यहाँ पे कैपिटल लगा दिया, स्टार्ट कर दिया बिजनेस। अब बिजनेस हमारी चल गई, यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर जो हम पहुँचे हैं, अब नेक्स्ट ईयर में जैसे ही हम ट्रांसफर होंगे इस वाले से यहाँ पर जैसे ही आएंगे, तो जो यहाँ पर लास्ट में स्टॉक बचे हुए ना इस वाले एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त, वो स्टॉक हमारे क्या होंगे, क्लोजिंग स्टॉक। किसके लिए, इसके जो एंड ऑफ 31 मार्च को जो स्टॉक बचेंगे वो होते हैं हमारे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, जो लास्ट में बचते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को जो रिकॉर्ड की एंट्री स्टॉक की एंट्री होती है वो होती है हमारी क्लोजिंग स्टॉक। बट उसके नेक्स्ट डे ही 1 अप्रैल 2012 को नेक्स्ट डे ये क्या बन जाते हैं, ओपनिंग स्टॉक। क्या बन जाते हैं, ओपनिंग स्टॉक। क्यों, क्योंकि पिछले साल का ये क्लोजिंग था, इस टाइम अब ये ओपनिंग हो रहा है। ये लेट्स से 2012 में मैंने जो भी स्टॉक मेरे बचे थे वो मैंने क्लोज कर दिए, हाँ इतना स्टॉक मेरा पड़ा हुआ है। अब मैं आगे नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो वो स्टॉक मेरा क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे स्टॉक के बारे में, क्लोजिंग और ओपनिंग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है हमारा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है हमारी वो हमारी होती है कॉस्ट, ठीक है। वाउचर क्या होता है, वाउचर हमारे तरीके से एक तरीके से लाइक आप कहीं भी शॉपिंग करते हैं, कुछ भी परचेज करते हैं तो आप बोलते हो भाई बिल दो, क्या होता है वो बिल होता है वाउचर। उस बिल को हम क्या कहते हैं, वाउचर, ठीक है। वाउचर हमारे कैश मेमो होते हैं, डेबिट क्रेडिट नोट्स होते हैं और इनवॉइस होता है। इनवॉइस भी आप कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना हो तो उस पर लिखा होता है इनवॉइस, वो इनवॉइस क्या होता है, आपका बिल होता है, ठीक है। सब कुछ में डिटेल्स मेंशन होती है। इंस्टॉलमेंट क्या होता है, इंस्टॉलमेंट होता है हमारा, लेट्स से मेरा एक बिजनेस है और मैंने बिजनेस में, मेरे बिजनेस की टोटल जो कैपिटल है वो है 10 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन मेरे पर जो लाइबिलिटी है वो 20 लाख रुपए है। अब मैंने क्या किया, 10 लाख रुपए की कैपिटल मैंने दे दी, ठीक है। 20 लाख में से 10 लाख माइनस हो गया, तो अभी भी 10 लाख का मेरे पास लाइबिलिटी बचा। लेकिन इस 10 लाख का लाइबिलिटी खत्म करने के लिए मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी। मेरे पास जो भी था मैंने सब बेच के मेरे पास क्या निकला, 8 लाख रुपए निकला। अब भी 2 लाख रुपए बचा। ये 2 लाख रुपए जो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के मेरे पास ऊपर 2 लाख रुपए निकल रहे हैं, उसके लिए मैं क्या हो जाऊंगा, इंसॉल्वेंट। मतलब भाई मैं अब नील हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं दे ही नहीं सकता, तो वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। तो वो जब बिजनेस, जो भी बिजनेस लॉस में हो जाती है बहुत ज़्यादा और उसके पास कुछ भी नहीं बचता देने के लिए, वो क्या होती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, ठीक है। इसी के साथ हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे मैंने अपने नॉलेज में सारे कवर कर लिए हैं, और आपको लगता है कि मैंने कोई टर्म छोड़ा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरे से उससे बारे पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। और आगे जो भी वीडियोज़ आने वाली है उसके लिए आप प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए और सपोर्ट कीजिए मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून और स्टे सेफ। थैंक यू।